मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है जयकांत विश्वकर्मा और मैं आपको IIT एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मशीन। तो सबसे पहले एक टर्म है, उसको हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मशीन जो है उसको बोला जाता है EMEC, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे वो एसी मशीन हो, वो EMEC होती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सभी टाइप की जो मशीन होती हैं उसका सबसे बेसिक लॉ जो होता है वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, बस एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है और यही जो है सभी मशीन जो है उसका सबसे बेसिक लॉ है। एक न्यूटन का थर्ड लॉ होता है जिसमें बोला जाता है एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक जो एक्शन हम कर रहे हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये भी अभी हम आगे देखेंगे जब डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, कि हर एक मशीन में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसका एक रिएक्शन दिख रहा है और वही जो है एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब वो अपोजिशन यदि नहीं होगा तो एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये दो हैं जो बेसिक लॉ हैं एनर्जी के कन्वर्जन के लिए। अब EMEC, कोई भी EMEC मशीन हो, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन मशीन जो होती है, उसमें यदि हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं, मैकेनिकल इनपुट जैसे कि टॉर्क हो गया और ये टॉर्क एंगल होता है, तो यदि हम कोई मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो ये जो मशीन है ये इसके अंदर से एक मैकेनिकल अपोजिशन पैदा करती है, एक मैकेनिकल अपोजिशन पैदा करेगी और उस मैकेनिकल अपोजिशन को ओवरकम करने के बाद में हमको यह इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। यदि ये एक मैकेनिकल अपोजिशन ना करे तो इसका कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो ये ऐसी मशीन जो कि मैकेनिकल इनपुट देती है, मैकेनिकल इनपुट उसमें देते हैं हम, लेकिन आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट जैसे वोल्टेज, करंट, ऐसी वैल्यूज हमको मिलती हैं। तो ऐसी मशीन जो कहलाएगी ये कहलाएगी जनरेटर। जनरेटर का इनपुट जो होता है वो मैकेनिकल जो है हम उसको मूव कराते हैं, मतलब उसको हम किसी भी माध्यम से उसको मूव कराएंगे, मैकेनिकली रोटेट कराएंगे, उसमें टॉर्क पैदा होगा, है ना, और उसके आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल मशीन के आउटपुट में क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है। तो ऐसी डिवाइस जो कहलाएगी वो क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। और यदि इलेक्ट्रिकल इनपुट है, इनपुट के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और आउटपुट में यदि मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है, हमको मैकेनिकल क्वांटिटी का आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसी मशीन जो कहलाती है वो कहलाती है मोटर। जैसे मोटर में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, कोई भी मोटर होगी उसमें हम सप्लाई देंगे और सप्लाई उसके आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलेगा, हमको RPM मिलेंगे, रोटेटिंग, है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल इनपुट जब देते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल अपोजिशन यहाँ से मिलता है, इस मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिकल अपोजिशन इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट को मिलता है। ये इलेक्ट्रिकल अपोजिशन ही इसको इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन में हेल्प करता है और उसके लिए ज़रूरी है। अब एक टर्म, अपनी जो अगली टर्म है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर में, वो है डीसी मशीन। डीसी मशीन, तो डीसी मशीन क्या है, डीसी मशीन मतलब हमारा डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर। तो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर ये दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन है। जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर एज अ
डीसी मोटर यूज़ किया जा सकता है, या एक डीसी मोटर जो होती है वो एज अ डीसी जनरेटर यूज़ की जा सकती है। मतलब यदि उसका कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। डीसी मशीन जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है? वर्क्स ऑन द डीसी सप्लाई और प्रोड्यूस द डीसी सप्लाई। यदि ये जनरेटर होगी तो ये प्रोड्यूस करेगी डीसी की सप्लाई को, और यदि ये मोटर होगी तो इसमें हमको डीसी सप्लाई देना होगा। और फैराडे लॉ इसमें लगता है। फैराडे लॉ क्या बोलता है? व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अक्रॉस में क्या हो जाएगा? एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। फैराडे का लॉ कहता है। और ये जो है फ्लक्स का चेंज जितना ज़्यादा होगा, इसके अक्रॉस बनने वाला वोल्टेज भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होगा। तो इसमें जो हमारा सप्लाई है, जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो कैसी सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। तो डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई है जब, तो डीसी जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। डीसी कांस्टेंट होने के कारण उसका बनने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यदि ये मशीन भी स्टैटिक है तो फ्लक्स भी स्टैटिक और मशीन भी स्टैटिक, कंडक्टर भी स्टैटिक, सभी चीज़ें यदि स्टैटिक हो जाएंगी तो इसमें फैराडे लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए ये जो मशीन होती हैं इसमें एक रिलेटिव मोशन की आवश्यकता होती है। रिलेटिव मोशन इसको कहाँ से मिलता है? जो मोटर होती है उसका रोटर जो रोटेटरी मोशन करता है वही जो है रिलेटिव मोशन पैदा करता है। रिलेटिव मोशन पैदा करने के कारण उसमें फ्लक्सेस के चेंजेस आ जाते हैं, और फ्लक्स चेंज होने के कारण फैराडे लॉ जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे कि ये हम देखते हैं कि डीसी मशीन है। डीसी मशीन में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो कहलाता है ये कहलाता है रोटर, और ये कहलाता है हमारा स्टेटर। रोटर जो होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और स्टेटर जो होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है? फील्ड वाइंडिंग एक स्टैटिक पोल बना देता है, स्थिर पोल बना देता है। जैसे कि यहाँ पर एन बना दिया और यहाँ पे एस बना दिया है ना। और इसमें एक डिवाइस लगी होती है कम्यूटेटर, है ना। कम्यूटेटर क्या करता है कि यहाँ पर जो अंदर बनने वाली सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग टाइप की होती है, और यही कम्यूटेटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डायरेक्ट करंट मतलब डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एक ये रेक्टिफायर जैसे उपयोग करता है, ये इसको एक रेक्टिफायर भी बोला जाता है। ये जो बाकी पार्ट है ये योक होता है जो इसको मैकेनिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कोई भी डीसी मशीन जो होती है वो डबली एक्साइटेड होती है। डबली एक्साइटेड का क्या मतलब होता है कि इसमें एक सप्लाई जो होगी वो फील्ड में जाएगी, दूसरी सप्लाई जो है आर्मेचर में जाएगी, ठीक है। तो ये किस केस में है? जब ये एक मोटर के जैसे काम कर रहे हैं, मोटर में हमको सप्लाई देनी होती है। और यदि ये जनरेटर है तो जनरेटर है तो फील्ड में सप्लाई तो देना ही पड़ेगी हमको कहीं से, ठीक है। और यहाँ आर्मेचर से हमको सप्लाई मिलेगी। मतलब हर एक केस में फील्ड और आर्मेचर जो है वो उसमें जो है एनर्जी होती है। तो इसलिए इसको डीसी मशीन जो होती हैं उनको हम डबली एक्साइटेड मशीन बोलते हैं। डबली एक्साइटेड जो है यही जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके फेल्यूर का। डबली एक्साइटेड होने के कारण ये जो आर्मेचर का पार्ट है इसमें एक कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिसिटी को लेने या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो मूविंग पार्ट है। मूविंग पार्ट में यदि हम डायरेक्ट वायर लगा दिए जाएंगे, इसमें वायर लगा दिए जाएंगे तो ये रोटेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कार्बन ब्रेसेस लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रेसेस क्या करते हैं कि एक कंडक्टर होते हैं कार्बन ब्रेसेस, और कार्बन ब्रेसेस लगा देने के कारण यदि मूवमेंट होता भी है तो मूवमेंट आराम से किया जा सकता है, और इनका कनेक्शन भी बना रहता है मूवमेंट के साथ में। तो इसलिए ये जो कार्बन ब्रशेस हैं इनका मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमेशा इसमें फेल्यूर बने रहते हैं। यही जो कारण है डीसी मशीन को चेंज करने का, बाद में इंडक्शन मशीन
सिंक्रोनस मशीन, इन सभी का इन्वेंशन हुआ तो डीसी मशीन जो होती हैं उसमें उनका उपयोग जो है कम हो गया, क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और हमारी जो एसी मशीन होती हैं वो रोबस्ट नेचर की होती हैं। तो आजकल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर इंडक्शन मशीन जो होती हैं, इंडक्शन मशीन्स का ही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आज आपको डीसी मशीन के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि केवल डीसी मशीन में ही दिखाई देती हैं। इसकी जैसे कंट्रोलिंग जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ये सब जो प्रॉपर्टी हैं ये डीसी मशीन की आज भी उपयोग में ली जा रही हैं। अब डीसी जनरेटर और डीसी मशीन, इसका प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक तो इसका प्रिंसिपल जो है वो फैराडे का लॉ है, जो फैराडे का लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। साथ ही उसकी डायरेक्शन को जो दिखाने के लिए उपयोग होता है वो फ्लेमिंग रूल ही होता है। फ्लेमिंग रूल जो होता है वो, क्योंकि ये एक रोटेटिंग मशीन है, इसमें मूविंग पार्ट है, रोटेट हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन की आवश्यकता होगी हमको। तो डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो फ्लेमिंग रूल से हम निकालते हैं। तो फ्लेमिंग रूल यहाँ पे बना हुआ है। फ्लेमिंग रूल जो होता है वो राइट हैंड रूल होता है और लेफ्ट हैंड रूल होता है। अब डीसी जनरेटर का केस यदि हम देखें तो इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल उपयोग में आता है, जबकि यदि डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल उपयोग में आता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से इसको हम समझेंगे। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से यदि ये हमारी फोर फिंगर है, फोर फिंगर यदि करंट की डायरेक्शन को दिखाती है तो ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और जबकि हमारा थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा। अभी हम कॉइल के माध्यम से भी समझेंगे। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर पे एप्लीकेबल होता है। यदि ये फोर फिंगर हमारे करंट को दिखा रही है, करंट जो है कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को दिखा रही है, और जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, मिडिल फिंगर जो है वो हमारे करंट की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो जो थंब है हमारा वो मोशन को दिखाएगा। तो ऐसे जो है लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल है, इसको कॉइल पे अप्लाई करके हम देखेंगे कि वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। कि जैसे यहाँ पर जो है एन और एस जो है वो पोल है, एन और एस जो है वो फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग क्या करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएंगी, और इसके बीच में जो कॉइल रखी हुई है ये कहलाती है आर्मेचर की कॉइल। डीसी के दो पार्ट होते हैं, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो स्टैटिक पार्ट है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट है, मतलब रोटर। तो ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग में यदि हम सप्लाई दे रहे हैं, एक वाइंडिंग लगी हुई है जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण एन और एस पोल बन गए। एन और एस पोल बन जाने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एन से एस की तरफ जा रहे हैं, एन से एस की तरफ जाएंगे। तो ऐसा जो फ्लक्स का फ्लो जो है वो बना रहेगा। अब इसमें हम एक आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग को हमने रखा, तो आर्मेचर वाइंडिंग को जब हमने रखा तो डीसी जनरेटर का केस है। तो डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो बनती है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, बनती है, मतलब जनरेटर जो है वो क्या करता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है। तो इस केस में क्या होगा कि जब एन से एस की तरफ फ्लक्स जाएगा तो ये जो फ्लक्स जा रहा है ये फ्लक्स लाइन किससे होगा डिनोट, आपके फोर फिंगर से डिनोट होगा, है ना। और इसका जो मोशन है, इसका मोशन यदि क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, इसका क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, तो ये जो है लाइन है ये कैसे जाएगी, अप जाएगी। इस भुजा के लिए देखा जाए तो ये लाइन कैसी जाएगी, अप जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कैसा करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इसके इनसाइड जा रहा हो। यदि ये कॉइल
का ये ऐसा व्यू है, यदि इस कॉइल को हम ऐसे ले लेते हैं तो इसमें ऐसा करंट जाएगा जो कि अंदर की तरफ जा रहा हो। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान है, वो जो इनसाइड जाने वाले करंट के लिए शो करते हैं अपन, है ना। इनसाइड में भी करंट जो जा रहा है इसको शो करने के लिए हम क्रॉस का निशान दिखाते हैं। तो यहाँ से जो करंट जाएगा फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो कैसा होगा, ये ऐसा फ्लक्स आ रही है, फ्लक्स लाइन जा रही है, और आपका मूवमेंट जो है अब कैसा हो गया है, नीचे हो गया है। नीचे हो जाने के कारण यहाँ से जो करंट है वो कैसे जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो एक करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पता चल गई कि कैसे होगी। करंट की डायरेक्शन ऐसा आएगा क्लॉकवाइज, है ना, और बाहर निकलेगा। यहाँ पे लोड लग जाएगा तो ये करंट जो है वो ऐसा बाहर निकल जाएगा। चल रहा है। अब डीसी मोटर की बात करते हैं हम। डीसी मोटर में क्या हो रहा है, डीसी मोटर में हम सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर में हम सप्लाई देंगे और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। तो यहाँ पर एन और एस ये फील्ड जो हो गई, फील्ड जो है वो हमेशा एनर्जाइज रहेगी। फील्ड जो होता है, फील्ड पोल जो है, चाहे मोटर का केस हो चाहे जनरेटर का केस हो, फील्ड तो हमको बनाना ही पड़ेगी। डीसी मशीन के केस में चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, फील्ड तो हमेशा हमको बना के रखना पड़ेगी। एन और एस ये हमको फील्ड के माध्यम से फील्ड वाइंडिंग में हमेशा बना के रखना पड़ते हैं। तो यदि मोटर का केस है तब भी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से एन और एस बन जाएंगे। इसमें आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसकी एक कॉइल है, उसको हमने प्लेस किया। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कॉइल में सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये डीसी मोटर है इसलिए हम कॉइल में सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस का मतलब है, क्रॉस का मतलब है इसमें सप्लाई इनसाइड जा रही है, और डॉट का मतलब क्या है कि इसमें जो करंट है वो बाहर निकल रहा है। मतलब ये कॉइल ऐसी है जिसमें करंट ऐसा अंदर साइड जाता है और ऐसा बाहर निकल के बाहर आ जाता है। तो एक फील्ड ऐसी जा रही है और एक करंट ऐसा अंदर से जाके ऐसा बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हम जब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 फिंगर के द्वारा हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 फिंगर के द्वारा हो रहा है ना। और करंट जो है वो इस केस में क्या है, करंट जो है इस केस में क्या है, इनसाइड है। सॉरी, ये वाला जो है ये रूल होगा, ये आपका फील्ड है और करंट जो है वो क्या है, इनसाइड है। और थंब जो है वो किसको दिखाएगा, ये थंब जो है वो किसको दिखाएगा, हमारे इस कंडक्टर के फोर्स को दिखाएगा, उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को दिखाएगा। तो ये जो है कैसा करेगा कि कंडक्टर को नीचे साइड मूव करेगा। और दूसरा ये जो केस है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फील्ड जो है हमारी ये है और हमारा करंट जो है वो बाहर साइड निकल रहा है। तो इस साइड की जो साइड है, इस साइड जो भुजा है इसकी आर्मेचर की वाइंडिंग की, वो ऊपर साइड एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। तो यहाँ ऊपर साइड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही थी जबकि यहाँ नीचे साइड कर रही थी। तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका जो रूल है इसमें बोला जाता है कि व्हेन अ मूविंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ मूविंग कंडक्टर, क्योंकि ये जो है जनरेटर का केस है। जनरेटर के केस में क्या होगा कि हम मैकेनिकल आउटपुट के द्वारा इसको रोटेटर को घुमाएंगे, जनरेटर के केस में, और आउटपुट में वो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो व्हेन अ मूविंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक ये रोटर है जो कि मूविंग कंडक्टर है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं। इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करेगा, फैराडे लॉ के हिसाब से एक ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा, और जैसे ही इसका सर्किट कंप्लीट होगा वैसे ही इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा। क्योंकि वोल्टेज तो ओपन सर्किट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है वैसे ही उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है। तो इसमें भी एक करंट फ्लो होने लगेगा जैसे इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे। विच इज कलेक्टेड बाय द कम्यूटेटर। ये आगे जाके यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है जिसके द्वारा जो इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। दिस करंट डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेट बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और इस करंट जो इसमें पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग करना पड़ता है। तो इसके बारे में इतना है।
और डीसी मोटर के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो क्या बोलता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम सप्लाई दे रहे हैं, तो सप्लाई दे रहे हैं तो कंडक्टर में सप्लाई ऑलरेडी है, तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि सप्लाई हमने दी कंडक्टर में इसलिए हम बोल रहे हैं व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, क्योंकि फील्ड जो रहती है वो हमेशा अवेलेबल होती है, चाहे वो मोटर का केस हो, चाहे वो मोटर का केस हो, चाहे जनरेटर का केस हो, फील्ड तो हमको बनानी ही पड़ेगी। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, यह जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स के कारण ये मूवमेंट करता है, और उसका मूवमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा निकाल सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इस फार्मूले से, जो फार्मूला है फोर्स इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, जहाँ पर फोर्स जो है वो न्यूटन में होता है जो कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें बी जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है जिसका यूनिट टेस्ला होता है। आई जो होता है वो करंट इन अ कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है इसमें बहने वाला करंट जो है वो एम्पियर में होता है। एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कहलाती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, फ्लक्स है, उसके और कंडक्टर के बीच में क्या एंगल है वो कहलाता है थीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसमें लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि डायरेक्शन जो होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से होती है, और जनरेटर में जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से होती है। और इन सब के जो बेसिक लॉ है वो क्या है, फैराडे का नियम है, और डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग के हैंड रूल से निकाली जाती है। धन्यवाद।